हाय, दिस इज़ राशिद मलिक IBA जेईएस्ट एंड आज जो पीएसटी का पेपर हुआ है, टेस्ट हुआ है 21 सितंबर पर। तो उसका मैथ का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 9 इज़ डैश डैश। यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं। आप बताइए कि 9 के साथ जो है ना वो डिविजिबल कौन सा है। अब ये 4 नंबर जो है ना हज़ारों में गिवन है, यानी 8765, 7,654, 8,792 एंड 7,893। तो आप एक तो इस तरह आप हर नंबर को ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। आप इसको जो है करेंगे और उसके अलावा फिर जो है 9 का टेबल सब पे लगाएंगे। उसके बाद फिर आप चेक करते जाएंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल कौन सा है। एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते करते आपके 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट वे ये है कि हमें टेबल का रूल मालूम होना चाहिए कि 9 का टेबल का रूल क्या है। उसके साथ साथ मैं दूसरे भी 2-3 रूल आपको बताऊंगा जो आपके अपकमिंग टेस्ट में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमें कहा गया कि 9 का टेबल किस पे लगेगा कंप्लीट, मतलब एग्जैक्टली। तो 9 के टेबल का रूल ये है कि आपके पास जब भी नंबर्स आ जाए ना, आपने उसको सेपरेट करके उनको ऐड कर देना है। लेट सपोज पहले पे लिखा हुआ है 8,765, यानी आपने 8 प्लस 6 7 प्लस 6 प्लस 5 कर देना। आप ऐड कर लें, ये हो गया 15, 15 और 6 हो गया आपका 21, 21 और 5 हो गया 26। तो 26 को अगर आप 9 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आप इसको ऐड कर लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 और 5 18, 18 और 4 22। तो 22 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली आपका जो है ना नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 आप कर लेंगे। तो आप इसको भी ऐड करके देख लें, ये हो गया 15, 15 और 12, ये आपका जाके हो रहा है 27, ठीक है। इनको आपने ऐड किया तो 27 और 27 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्टली जो है ना 27 नहीं बल्कि यहाँ पे 26 होगा, क्योंकि आप ऐड करेंगे ये 11 है, सॉरी। तो आपका नहीं डिवाइड होगा। इसी तरह आप डी में जो लिखा हुआ है 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3, तो आप इसको ऐड करें 15, 15 और 12 आपका हो जाएगा 27। तो यहाँ पे देखें 27 और 27 को 9 का टेबल लग जाएगा 3 दफ़ा, यानी कि आपकी ये जो रकम है डी में ये एग्जैक्टली 9 से डिवाइड होगी। आप भले करके देख लें, आपकी डिवाइड होगी। यानी समराइज़ करके आपको मैं बताऊं तो जब भी नंबर आपके बड़े बड़े हज़ारों में क्या लाखों में भी आ जाए तो सिंपली आपने उनको ऐड करना है और जो आंसर है वो 9 से डिवाइड कर लेना है। ये विद इन 10 to 15 सेकंड में आप इसका जो है ना निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मैन्युअली चेक करेंगे कि को डिवाइड करके तो उसमें आपको ठीक ठाक टाइम लगेगा, ठीक है। तो 9 का सिर्फ रूल ये है कि नंबर अलग-अलग करें, उनको ऐड करें, जो जवाब है उसको 9 से डिवाइड करते जाएं और उसके बाद आप चेक करते जाएं। ये उसके कहलाता है टेस्ट डिविजिबिलिटी। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी अपकमिंग टेस्ट हैं जो 22 तारीख पे या अपकमिंग इसके अलावा जो चलती रहेंगी आपकी पीएसटी की, तो उसमें ये मुख्तलिफ रूल्स आ सकते हैं। लेट सपोज यही नंबर और आपसे पूछा जाए कि 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो 3 और 9 का रूल जो है ना सेम है, बिल्कुल सेम। 3 और 9 का रूल सेम है। कौन सा रूल है कि यही आपने सेपरेट करना है, जो जवाब आ जाए उसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये रूल सबका नहीं है, सिर्फ 3 और 9 का है। 3 और 9 का क्या रूल है कि आपने नंबर्स को सेपरेट करना है, 3 से डिवाइड करना है अगर 3 का रूल है, अगर 9 का तो 9 से डिवाइड करना है। ये आपको समझाते वक्त मुझे देर लग रही है, वरना अगर आपको ये समझ में आई हुई ये चीज़ तो आप इसको विद इन 10 to 15 मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोई दूसरे रूल आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप 5 का टेबल का रूल देखना चाहते हैं तो यूनिट में 5 और 0 आए तो 5 का टेबल लग जाएगा। 10 का टेबल जो है उस पर लगता है जिसके यूनिट में 0 हो। अच्छा, 6 का टेबल उसके ऊपर लगता है जिसके ऊपर 2 का टेबल भी लग जाए, 3 का लग जाए तो आंखें बंद करके कहना है कि 6 का टेबल भी लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं 4 का भी रूल बता दूँ कि जिसके राइट साइड पे 2 0 आ जाए उसके ऊपर 4 का टेबल लग जाता है। अगर राइट साइड पे ज़ीरोज़ ना आए, कोई नंबर ही आ जाए तो फिर कैसे पता चलेगा आपके पास एक बड़ी रकम आ गई ऐसे, यानी कि 8 9 6 7 ऐसे। तो आपने डायरेक्ट पूछा जाए कि बताइए ये 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो अपने राइट साइड के 2 नंबर को जो है ना 4 से डिवाइड कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि पूरी रकम ये 4 से डिवाइड एग्जैक्टली होगी या नहीं होगी। तो ये कुछ आपको मैंने
रूल बताएं टेबल्स के जो आपने याद रखने हैं, क्या पता आपके पास इस तरह के भी दूसरे आ जाएं। ये 9 का जो टेबल का आया है ये आज की टेस्ट में आया है। तो चलें आगे चलते हैं। आज की टेस्ट का जो एक और सवाल है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि फ़ज़ीला ने जो है एक केक जो है ना वो 1/4 जो है अपने किसको दिया है, सिस्टर को दिया है, और बाकी 2/3 जो है वो किसको दिया है, अपने 2 भाइयों को दिया है। स्टेटमेंट को रीड करते जाएं और अंडरलाइन करते जाएं। 1/4 केक अपनी सिस्टर को, 2/3 अपने टू ब्रदर को, जो बाकी बचा वो उसने खुद रखा अपने लिए। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ द केक शी डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्रैक्शन केक की जो इसने तकसीम की है वो क्या है। तो अब देखें ये स्टेटमेंट में आया, दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन ये कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसने ये कहा है कि फ़ज़ीला ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो केक किस तरह किया है। एक तो ये दिया है अपनी बहन को, प्लस 2/3 दिया अपने भाइयों को। उसने पूछा क्या था कि फ़ज़ीला ने कितना केक डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन हमने ऐड कर लेनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आंसर निकालें, आप इसकी एलसीएम निकाल के ऐसे लिख लेंगे, ये 4/3 का आपका 12 हो जाएगा। 4 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम्स, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 3 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम्स एंड 4 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 + 8 = 11/12। अब आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, इस सवाल को आप, ये मैंने एलसीएम बताया और आपने शॉर्टकट वे में बता रहा हूँ कि एलसीएम के अलावा ये कैसे हो सकता है। ये तो एलसीएम आपने रफ वर्क में निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आ जाता है और आप इसको बिना एलसीएम के करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट वे में करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, यानी 4 3 = 12, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 11/12। तो इसका शॉर्टकट वे भी मौजूद है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन है कि इफ़ 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ़ 5 पाइप्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे ना ये प्रोपोर्शन का सवाल है, बात हो रही है पाइप्स की एंड दूसरी बात हो रही है मिनट्स की। तो इस तरह के जब भी सवाल आते हैं तो सबसे पहले ना हमने चीज़ें देखनी होती है कि किस चीज़ की जो है ना बातें हो रही हैं। यहाँ पे बात हो रही है, एक पाइप की बात हो रही है और दूसरी हो रही है मिनट्स की, यानी टाइम्स की। ठीक है, मिनट्स आप ऐसे लिख के यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं। अब पहले में क्या हो रहा है, 3 पाइप हैं और 80 मिनट। दूसरे में क्या हो रहा है कि 5 पाइप लग रहे हैं तो टाइम नहीं मालूम, उसकी जगह पे आपने लेना है x। अब ये सारा कुछ पुट करने के बाद आपने लगाना है एरो, लेकिन एरो लगाने से पहले आपने ये सोचना है कि ये आया डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या आया ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले तो ना ये कंडीशन ऐसे देखेंगे, 3 पाइप 80 मिनट लगा रहे हैं एक टैंकी को फिल करते हुए, तो 5 पाइप ना कम टाइम लगाएंगे। ठीक है, आप अगर ये एरो लगाने में मसला हो रहा है तो इसको आप अपनी आम लाइफ से रिलेट किया करें। मैं मिसाल के तौर पे आपके घर पे एक मोटर होगी और हर किसी के घर पे एक मोटर है, तो वो आपके घर की मोटर जो है आपकी टैंकी को 40 से 45 मिनट में भरती है। लेकिन अगर किसी शख्स के घर पे सोलर की मोटर भी है, लाइट की मोटर भी है, अगर वो दोनों एक टाइम पे स्टार्ट कर दें तो वो जो आपका 45 मिनट में टैंकी फिल होती है वो आपकी जाके 20-25 मिनट में फिल हो जाएगी, क्योंकि 2 पाइप यूज़ हुए, टैंकी जल्दी फिल हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ़ पाइप्स इंक्रीज़ हुए और टाइम आपका डिक्रीज़ हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे होगी इन्वर्स प्रोपोर्शन। आपने एक एरो ऊपर लगाना है, एक एरो नीचे। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई कौन सा एरो ऊपर कौन सा एरो नीचे लगाना है। मैंने ये ऊपर लगाया है, आप इसको नीचे लगा लें तो इसको ऊपर लगा लें, बात सेम ही है। इस एरो के बाद आपने इसको लिखाना है प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में ये टेल इसके साथ है तो इसको आपने 3 आगे लिखना है, 5 पीछे। प्रोपोर्शन की 4 डॉट्स, ये x के साथ टेल है तो x को आपने इस साइड लिखना है, 80 को अपने लास्ट में लिखना है। तो प्रोपोर्शन का रूल है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि एक्सट्रीम्स, सेकंड एंड थर्ड यानी कि मीन्स, ये मल्टीप्लिकेशन इनकी बराबर होती है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, P of E = P of M। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे लिखना है कि 3 × 80 = 5 × x। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x = 3 × 80/5। तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 का टेबल इसके ऊपर 16 टाइम एंड 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 48 मिनट्स। तो आप खुद देखें कि 5 पाइप जो है वो 48 मिनट ले रहे हैं। तो जैसे पाइप इंक्रीज हुए वैसे ही टाइम डिक्रीज़ हुआ। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है। अच्छा भाई,
इस क्वेश्चन में लिखा है कि निसार जो है वो सिक्योर करता है 80 मार्क्स, लेकिन पेपर कौन सा है 100 का। अब देखें यहाँ पे बात हो रही है कि 80 मार्क्स ले रहा है कितने में, 100 वाले पेपर में। ठीक है, तो बताइए कि अगर 75 वाला पेपर होगा, टोटल अगर 75 का होगा तो उसकी मार्क्स कितनी होनी चाहिए। सवाल कुछ ये पूछा है, एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि 80 मार्क्स निसार ने सिक्योर किए हैं 100 के पेपर में। अगर 75 का पेपर होता तो इसकी कितनी मार्क्स आती। तो सबसे पहले ना ये 80 100 में से लिए, यानी कि ये 80% है, यानी कि ये 80% है 100 का। तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे 80% ऑफ 75 निकाल लेना है, यानी 80% का मतलब होता है 80/100। ये परसेंटेज की सिंपल खत्म होगी तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 75। 25 का टेबल इसके ऊपर 3 दफ़ा, इसके ऊपर 4 दफ़ा, फिर 4 का टेबल 20 के ऊपर 20 दफ़ा। 20 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 60 आ गया आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 100 का पेपर है, एक बंदे के जो है निसार के जो है वो 80 नंबर आ रहे हैं, तो इसकी जगह पे अगर ये 75 का पेपर होगा तो इसके नंबर आएंगे 60। तो आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि क्या सवाल है। आज की टेस्ट का एक और सवाल है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है, उसकी एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसकी एंगल है एक 90 डिग्री। ये वाली एंगल हमें नहीं मालूम, ये वाली एंगल भी हमें नहीं मालूम। अच्छा, क्या कह रहा है कि द अदर 2 एंगल्स आर। अब ये क्या कह रहा है कि ये वाली एंगल जो है ना वो 40% है किसका, 90 डिग्री का। अब ये वाली डिग्री जो है वो ये वाली एंगल जो है वो किसकी बराबर है, 60% है किसका, 90 डिग्री का। अब ये दिखने में आपको सवाल नज़र आ रहा होगा ज्योमेट्री का, लेकिन ये ज्योमेट्री का सवाल नहीं है, ये सवाल है आपका परसेंटेज का। हमें कहा क्या गया है और पूछा क्या गया है, हमें बताया गया है ट्रायंगल के बारे में, लेकिन पूछा गया है फिर उसके बाद इसको परसेंटेज में। अब देखें, सवाल को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे 90 एक डिग्री है, मतलब एक एंगल है, ये एंगल नहीं मालूम, लेकिन उसने ये कहा है कि ये जो है ना 40% इसका है। इसी तरह ये एंगल नहीं मालूम, लेकिन इसका इन्होंने क्लू दिया है कि इस एंगल का 60%। इसका मतलब ये है कि हमने अगर ये वाली एंगल मालूम करनी होगी तो आपने 40% ऑफ 90 लिखना होगा, 90 डिग्री। 40% का मतलब होता है 40/100 और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसमें कट गया 0, ये इसमें से कट गया, तो आपके पास आ गया 36 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 डिग्री। अब आपने ये मालूम करना है, यानी कि 60% ऑफ 90 डिग्री। 60% का मतलब होता है 60/100 एंड 90 आपने सेम लिख लेना है। ये 0 इसमें कट गया, ये 0 इसमें कट गया, आप 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59 डिग्री हो गया, यानी आपके पास 54 डिग्री हो गया। यहाँ पे आपने 54 लिख देना है। अच्छा, अब अगर आपने चेक करना चाहते हैं कि हमने एंगल सही निकाली हैं या गलत निकाली हैं, तो आप इनका सम निकालेंगे ना, सम करेंगे सारों का, यानी 90 + 54 + 36, तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ट्राई एंगल की जो एंगल्स होती हैं ना अंदर वाली, वो हमेशा उनका सम जो है ना 180 डिग्री के बराबर होता है। लेट सपोज ये कुछ और आ जाती हैं आपके पास, आप सम करते 180 डिग्री के बराबर ना आता, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो एंगल फाइंड की है ना वो गलत फाइंड की हैं। अब हमारा सम बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये है कि हमने जो फाइंड की हैं रिमेनिंग एंगल्स वो बिल्कुल सही हैं। तो आगे चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसको अगर हम कहें कि क्वेश्चन ऑफ द डे है तो बिल्कुल गलत ना होगा ये, क्योंकि सबसे बेहतरीन लॉजिकल ट्रिकी सवाल आज की टेस्ट का ये है। तो मैं इसको अच्छे से पढ़ के बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको समझने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले ना एक 3 चीज़ें आपने नोट करनी है, एक होगा MP, एक होगा CP, एक होगा SP। सबसे पहले तो ये समझना है कि MP क्या है। MP स्टैंड फॉर मार्क्ड प्राइस, यानी दुकानदार कभी भी कोई चीज़ लेकर आता है ना, लेट सपोज ये पेन है, अपनी दुकान के ऊपर इस पेन के ऊपर रेट लिख के रखेगा। ठीक है, अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं ना वहाँ पे पेंट शर्ट्स या किसी भी चीज़ के ऊपर वो रेट लिख कर लगा देते हैं, उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है। अच्छा, दुकानदार जो है वो पीछे से फैक्ट्री से कहीं से ख़रीदता है या किसी होलसेलर से चीज़ें ख़रीदता है, तो वो एक कीमत होती है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी दुकानदार की ख़रीदने की कीमत जो है वो है कॉस्ट प्राइस। जो अपनी दुकान पे वो टिकली लगा के रखता है उसको कहते हैं मार्क प्राइस। अच्छा, फिर वो क्या करता है कि रियायत करता है। ठीक है, कस्टमर जब भी जाता है वो उतने पैसे में नहीं लेता, वो उससे रियायत करवाता है, और रियायत करने के बाद वह जब वो हमें चीज़ बेचता है एक दुकानदार, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी शॉर्ट फॉर्म में SP। ये CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, MP स्टैंड फॉर मार्क प्राइस।
तो ये तीनों अपने जहन में रखनी है। अब आते हैं अपने मेन सवाल की तरफ। हमारा सवाल ये है कि एक ट्रेडर जो है ना एक चीज़ का 30% पहले ही ऊपर कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक आएगा, वो बहस करेगा और हमसे रियायत मांगेगा, तो उसने इतना मुनाफा ऊपर रख लिया कि अगर वो डिस्काउंट भी करता है ना फिर भी उसको फ़ायदा होता है। कुछ इस तरह का ये सवाल है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि ट्रेडर जो है ना 30% अबव रखता है, लेकिन 20% फिर वो डिस्काउंट भी देता है। तो बताइए उसने कमाया कितना प्रॉफिट। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि 30% अबव कर दिया उसने एक चीज़ का, 20% रियायत कर दी, तो आपके सामने हो गया 10% का फ़ायदा। ये सरासर गलत है, ठीक है। 10% का मुनाफा नहीं हुआ। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपके पास, राइट आंसर होगा 4%। अब ये कैसे होगा, चलिए उसको देखते हैं। तो हमें मालूम नहीं है एक चीज़ का रेट, उसको हम करते हैं सपोज़ कि चीज़ जो है ना वो 100 रुपये की है, ठीक है, चीज़ 100 रुपये की है। अगर 30% इसका अबव करता है 100 का, तो यानी ये 130 की हो जाएगी। यानी 100 की चीज़ लेके वो 30% अबव करके वो रेट कर दिया उसने 130। अब वो कस्टमर को 20% रियायत भी कर रहा है, यानी डिस्काउंट कर रहा है। यानी डिस्काउंट कितना कर रहा है, 20%। 20% का मतलब होता है 20/100, 130 का। अब आप इसका निकाल लेंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कट गया तो 13 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, यानी 2600 रुपये की वो रियायत भी कर रहा है, ठीक है। 100 की चीज़ है, 130 रुपये लिख के रख रहा है, 2600 रुपये रियायत कर रहा है, यानी उसने कमाया कितना फिर, मतलब कि उसके बाद जो रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो 100, मतलब रिमेनिंग अमाउंट जो है आ रहे रिमेनिंग अमाउंट, यानी 104 रुपये हो गए, क्योंकि 130 का था, 26 रुपये छोड़ दिए तो रिमेनिंग अमाउंट उसके बाद बच गए 104 रुपये। अब आप देखें कि कीमत कितनी थी, कीमत थी उसकी 100 रुपया, अब जो है उसके पास है 104 रुपये, यानी प्रॉफिट उसके पास कितना हो रहा है, प्रॉफिट उसके पास हो रहा है 4 रुपये का। 100 रुपये की 104 रुपये की चीज़ अभी बेच रहा है, ली उसके पास 100 रुपये की थी, यानी उसके पास फ़ायदा हुआ है 4 का, यानी 100 रुपये के ऊपर उसको 4 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इट मीन्स उसे जो है प्रॉफिट हुआ है 4%। अच्छा, यहाँ पे जो एक बात नोट करने की है ना वो ये है कि मैंने यहाँ पे लेट सपोज किया है कि एक चीज़ 100 रुपये की है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये चीज़ 100 के बदले 5000 की हो, तब भी दुकानदार इसका 30% ऊपर रखे और 20% रियायत करे, तब भी इसको 4% ही बचेगा। मिसाल के तौर पे एक दुकानदार जो है ना वो 3 लाख की चीज़ बेच रहा है, कोई एक अच्छी महंगी महंगी चीज़ होती है, 3 लाख की चीज़ है, उसके ऊपर वो 30% ऊपर रख के 20% रियायत करेगा, तो इसको भी 4% ही बचेगा, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि 30% ऊपर, उसके बाद 20% डिस्काउंट अलाउ करें, तब जाके 4% बचेगा। हमें यहाँ पे सवाल में नज़र ये आ रहा था कि 20 में से 30 में से 20 गया, आपके पास 10% बचा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि 4% जो है इसको प्रॉफिट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डैश। अब ये है हमारे पास एक सर्किल, ठीक है। सर्किल के बहुत सवाल आ रहे हैं, कल की पीएसटी की टेस्ट में भी सर्किल के सवाल आए थे, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ जो आपकी अगली टेस्टों में भी आ सकती हैं पीएसटी की। अब ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस जो है ना वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसका ऑप्शन हमें पता चल गया कि इसका आंसर है रेडियस। तो थोड़ी सी और चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। देखें, अगर यही लाइन यहाँ से ऐसे पास होकर यहाँ तक आ जाए तो इसको हम कहते हैं डायामीटर, ठीक है। और डायामीटर जो है ना वो 2 रेडियस के बराबर होता है, ये वाला भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है, यानी रेडियस जो हो गया वो 2r के बराबर हो गया। मिसाल के तौर पे आपके पास ये रेडियस हो 10 सेंटीमीटर, आपसे पूछा जाए डायामीटर कितना होगा, तो डायामीटर आपके पास होगा 2r। 2r का मतलब होता है 2 × 10, यानी इसको आप 20 कर देंगे, ठीक है। लेट सपोज आपके पास डायामीटर पहले से गिवन है 40 सेंटीमीटर, आपको रेडियस का कहा जाए मालूम करके दिखाएं, तो आपको पता है कि d = 2r। हमने मालूम करना है क्या, r मालूम करना है, तो d उधर चला, 2 उधर चला जाएगा, यानी r = d जो है हमें गिवन है 40, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमने मालूम कर लिया, यानी रेडियस और डायमीटर की आपको रिलेशन मालूम होनी चाहिए, आ सकती है। अच्छा भाई, ये लाइन डायमीटर कहलाती है। अच्छा,
सेंटर के अलावा ये लाइन यहाँ से कहीं से गुजर जाए, यहाँ पे जाके मिले, यहाँ पे जाके मिले, इस तरह की लाइनें जो मिले, इसको हम कहते हैं चॉर्ड्स। इसको क्या कहते हैं? चॉर्ड कहते हैं। ठीक है भाई, हमारा आंसर रेडियस आ चुका है। ये मैं चीज़ें दूसरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या पता आपकी अगली टेस्टों में सर्किल की दूसरी चीज़ें पूछी जाएँ, क्योंकि सर्किल का सवाल बार बार आ रहा है। अच्छा, चॉर्ड जो है उसको कहते हैं जो एक मतलब बाउंड्री से लेके जहाँ तक मिले लेकिन क्रॉस ना करे, अंदर ही रहे, ठीक है, उसको चॉर्ड कहते हैं। अच्छा, ये जो डायामीटर है ना, ये डायामीटर भी कहलाएगा, चॉर्ड भी कहलाएगा, क्योंकि सेंटर में से जो चॉर्ड गुजर के एक लाइन से दूसरी लाइन पे, मतलब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जाके सर्किल के मिले, उस चॉर्ड को हम डायामीटर कहते हैं। यानी बाकी जो है वो सिर्फ चॉर्ड है, जो बीच वाला है ये चॉर्ड भी है और डायामीटर भी है। अच्छा भाई, उसके बाद एक टेंजेंट के बारे में बार बार आ रहा था कि टेंजेंट क्या है, ऑप्शन में टेंजेंट आ रहा था, तो मैं बता देता हूँ। टेंजेंट उसे कहते हैं जो सर्किल के एक पॉइंट को टच करके लाइन गुजर जाए ना, उसको टेंजेंट कहते हैं। अच्छा, कल के टेस्ट में ये आया था कि आर्क किसे कहते हैं भाई? आर्क उसे कहते हैं सर्किल के छोटे से पार्ट को। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये सर्किल है और इसका इतना सा पार्ट अगर हम ले लेते हैं, यानी ऐसे कह लेंगे, ये वाला हमने ना छोटा सा पार्ट एक सर्किल का लिया, इसको कहते हैं हम आर्क। लेट सपोज है आप सर्कुलर रीजन ऐसे लेते हैं, ये सर्कुलर रीजन है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? यानी मैं अगर आप इसको निकाल के दिखाऊं तो ऐसे कुछ। अब ये आर्क नहीं कहलाएगा, आर्क है ये। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेक्टर। ठीक है, यानी सर्कुलर रीजन जो है ना वो आपका सेक्टर कहलाएगा। सिंपली बाहर वाली बाउंड्री जो है आपकी छोटी सी, वो कहलाएगी आर्क। ठीक है, तो ये सर्किल की कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, आपके पास आपकी अपकमिंग टेस्ट में आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और याद रखें कि जैसे ये एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की बाहर वाली बाउंड्री को हम ऐड करके कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, इसको पेरीमीटर कहा जाता है। इसी तरह हमारी सर्किल की जो बाहर की बाउंड्री है ना, इसकी जो मतलब बाउंड्री है, इसको हम पेरीमीटर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सरकमफेरेंस। क्या कहेंगे इसको? सरकमफेरेंस। ठीक है, ये याद रखें कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। स्क्वायर की या रेक्टेंगल की या दूसरी साइड्स की जो है फिगर्स की जो है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की होती है पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर नहीं होता, इसको हम इसके पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। और सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है? पाई डी या सी इजिकल टू 2 पाई आर। अच्छा, रेडियस में लिखना चाहें तो 2 पाई आर और डी में लिखना चाहें तो पाई डी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपने नोट करनी है, क्या पता इस तरह की चीज़ें आपकी टेस्ट में आ जाएँ। तो चलें आगे चलते हैं। इसके बाद देखें कि एक क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज बाय 4 इज 20, द लीनियर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ पे मैं हमसे जो है ना बताया गया है कि एक नंबर है, वो मालूम नहीं है, उसको डबल कर दें। जो चीज़ मालूम की जाती है ना, मतलब वो पता नहीं है, मालूम की जानी है, उसको हमने करना है लेट। मैं करता हूँ, एक नंबर है ना वो x है, उसका डबल कर दें, यानी कि 2x। अच्छा, कह रहा है कि इंक्रीज़ बाय 4, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है 4, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है +4 कर दें। अच्छा, वो बराबर किसके हो रहा है? 20 के, तो आपने इजिकल टू 20 लिखना है। अब कह रहा है कि इसकी लीनियर इक्वेशन बनाएं। ये लीनियर इक्वेशन हम इसको यहाँ से पढ़ के स्टेटमेंट को रीड करके हमने बना ली है। अच्छा, ये हो गया हमारा अलजबरा का सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन। अलजबरा का यही होता है जिसके अंदर आपने लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाएं, हमने बना दी इक्वेशन। अच्छा, अगर इसका सॉल्यूशन का भी कहते हैं कि बताइए वो नंबर कौन सा है जिसको डबल करें, 4 ऐड करें और 20 जवाब आ जाए। तो अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं नंबर को भी, यहाँ पे हमारा एंड हो गया है आंसर। लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ कि फर्दर अगर इसके पास हमारे पास सवाल आता है कि इसको सॉल्व करें, तो ये 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2x इजिकल टू 20 माइनस 4, 2x इजिकल टू ये हो गया 16। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा 2। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया कि नंबर जो है ना वो 8 है। ठीक है, अगर आप अपनी वैल्यू को चेक करना चाहते हैं हमारी सही है या नहीं, यहाँ पे आप पुट करेंगे, यानी 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे +4 कर देंगे, तो देखिए आपका जवाब ये हो गया 16, 16 और 4 20, यानी 20 इजिकल टू 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा बिल्कुल राइट है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्क्वायर की साइड मालूम करें जबकि उसका पेरीमीटर जो है ना वो 40 है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, लेट सपोज इसकी बाहर वाली जो बाउंड्री है ना, इसका सम कहलाता है पेरीमीटर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पूरा सम पेरीमीटर कहलाता है।
और पेरीमीटर स्क्वायर का किसके बराबर होता है, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। अच्छा, एस प्लस एस प्लस एस होता है क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड से ना बराबर होती हैं। ये अगर साइड है तो ये भी साइड सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, तो इस वजह से यहाँ पे एस प्लस एस प्लस एस। अच्छा, पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा फिर पी इजिकल टू 4s। अब हमें यहाँ पे पी गिवन है कि 40, यानी कि पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ पे 4 और एस लिख दिया, हमें मालूम करनी है एस की वैल्यू। 4 इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी एस इजिकल टू हो जाएगा 40/4। 4 का टेबल इसके ऊपर 10 टाइम्स, यानी एस इजिकल टू हमारे पास साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। अब आप पेरीमीटर आप देखें 40 हो रहा है हमारा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आपके पास पेरीमीटर 40, यानी बिल्कुल हमने साइड से ही निकाली है कि हमारा साइड को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा पेरीमीटर एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमारे पास क्वेश्चन में है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं 10। इसमें कहा गया है कि उमेमा ने ना एक डिनर सेट बॉट किया है, कितने का, 64,000 का, लेकिन 20% डिस्काउंट के साथ। अब बताइए उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले ना इस सवाल के ऊपर कंसंट्रेशन फुल होनी चाहिए, समझने वाले सवाल हैं। अच्छा, इसको मैं मैथमेटिकल वे से भी बताऊंगा, उसके अलावा फिर मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ना आपको परसेंटेज का फार्मूला आना चाहिए कि परसेंटेज का फार्मूला क्या है। ठीक है, परसेंटेज होती है कि पार्ट अपान टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। परसेंटेज का मतलब होता है कि जिसकी परसेंटेज निकाली जाती है वो पार्ट ऊपर नीचे टोटल होता है, मल्टीप्लाई बाय होता है 100। अब हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि एक उमेमा ने ना बात किया है कितने का, 64,000 का डिनर सेट, लेकिन 20% डिस्काउंट है यहाँ पे। अच्छा, 20% अगर डिस्काउंट है, असली कीमत हमें नहीं मालूम, वो मालूम करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 64,000 है ये कीमत का 80% है, क्योंकि 20% रियायत है, डिस्काउंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो असली कीमत है ये उसका 80% है। ठीक है, तो अब हमें परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है 80, उसके बाद पार्ट कितना है 64,000, उसके बाद टोटल हमें मालूम करना है, तो यहाँ पे पड़ा और टी ऐसे ही, और ये 100 हमने टी मालूम करना है तो टी को इधर ले जाएंगे, उसके बाद 64,000 इधर ही होगा और 80 इधर आ जाएगा और ये 100। ठीक है, ये इसमें कट गया। 8 का टेबल जो है इसके ऊपर 8 दफ़ा और ये 3 जीरो है, ये 4 जीरो हो गई, यानी 80,000 हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। ये टी स्टैंड फॉर है टोटल पैसे, यानी हमारे पास एक्चुअल अमाउंट जो है, उमेमा ने जो दुकान पे ख़रीदने गई थी तो डिनर सेट की प्राइस थी 80,000, उसके ऊपर दुकानदार ने उसको 20% छोड़ा तो फिर आपके पास कीमत बन गई 64,000। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं जो कैंडिडेट्स, वो ये करते हैं कि वो समझते हैं कि ये 64,000 है, 20% डिस्काउंट है, तो क्या करते हैं काफ़ी स्टूडेंट 64,000 का जो है ना वो 20% निकाल के इसके अंदर 64,000 के अंदर ऐड कर देते हैं, यानी कि इसका पहले निकालेंगे 20%, जो भी आया वो 64,000 में ऐड कर देंगे, कहेंगे कि ये एक्चुअल प्राइस होगी, लेकिन ये वे गलत है। ठीक है, अच्छा ये था बुक का वे। अब मैं आपको यूनिटरी मेथड के ज़रिए ये सवाल को जो है ना ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। भाई देखें, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 5 पेन जो है ना वो 20 रुपये की हैं, तो बताइए 8 पेन कितने की होंगी। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि एक पेन की कीमत निकाल लेंगे, यानी एक पेन जो है ना वो 20 रुपये डिवाइड बाय 5, यानी कि 4 रुपये की एक पेन होगी। इसका मतलब होगा कि 8 पेनें जो है ना 8 × 4 की, यानी 32 रुपये की हो जाएगी। ये मैंने एग्जाम्पल इस वजह से दिया है कि आपने ये जहन में हो, यही चीज़ हम इस उमेमा वाले सवाल में अप्लाई करेंगे। कैसे, अब देखें ये 64,000 रुपये का जो है ना उसने ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है, डिनर सेट, ये जो है ना 80% के बराबर है। हमें क्या करना है, टोटल पैसे मालूम करने हैं, एक्चुअल प्राइस जो दुकानदार के पास पहले से थी, रियायत करके उसने इतना में ली है। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल 5 पेनों वाला जो फार्मूला हमने यहाँ पे किया, पहले एक पेन की कीमत निकाली, फिर 8 से ज़रब किया। इसी तरह हमने पहले निकालना है 1%, यानी 1% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 64,000 डिवाइड बाय 80। अच्छा भाई, हमें पूरे कीमत चाहिए, पूरे पैसे चाहिए, यानी कि हमें 100% चाहिए, कीमत का 100%, यानी 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ पे भी क्या कर देंगे 64,000 अपान 80 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये 0 इस 0 में कट गया,
उसके अलावा 8 का टेबल इसके ऊपर 8 टाइम्स लग गया और फिर ये आपके पास 80,000 आ गया। ठीक है, तो देखें हमने यहाँ पे क्या किया, यूनिटरी मेथड किया कि 80% हमें पता है 64,000 के बराबर है, हमें चाहिए 100%, यानी यहाँ पे आप 80 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज इट इज़ कि जैसे पेन की चीज़ें मैंने आपको बताई कि 5 पेन 20 की हैं तो 8 पेन कैसे होगी, पहले एक के पेन की कीमत निकाली, फिर हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ये मेरा पार्ट 1 है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आज का पीएसटी का जो टेस्ट हुआ है उसका पार्ट 1 में बना चुका हूँ, 10 क्वेश्चन पे ये मुश्तमिल है। इंशाल्लाह अगला पार्ट 10 क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा और वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी तरीके से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।